हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स की सीरीज। हमने न्यू स्टार्ट की है, हमारा बायोलॉजी खत्म हो चुकी है। फिजिक्स की जो न्यू सीरीज है इसमें हमने सबसे पहला चैप्टर उठाया था अपना, याद होगा सबको, जब हमने किया था यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, वो खत्म किया था। फिर उसके बाद 3 लेक्चर और कर चुके हैं, आज इसका चौथा लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो चौथा लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है? टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज, विद्युत और आवेश। कुछ लोगों का भाई था कहना कि मैम हिंदी में भी कंटिन्यू करिए, हिंदी में भी पढ़ाइए, तो आज की स्पेशली मैंने जो स्लाइड्स हैं वो हिंदी में ही कर रखी हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंग्लिश में विद्युत को, यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, जैसे हर घर में सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे आमतौर पर बोल देते हैं ना कि भाई बिजली आ रही है क्या, तो वो बिजली का ही फॉर्म, बिजली ही एक फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है, ऊर्जा का ही एक रूप है। कैसी एनर्जी है भाई, ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का ही एक ऐसा रूप है जिसमें क्या होता है भाई? विद्युत आवेश होता है ना। विद्युत आवेश, आवेश क्या है? आवेश को इंग्लिश में कहेंगे भाई चार्ज। ठीक है, आवेश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आवेश को चार्ज। तो विद्युत आवेश है। क्या होते हैं ये आवेश? क्या होता है भाई? चार्ज, है ना। तो हमने देखा होगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इस चीज को पढ़ेंगे कि कोई भी एटम है तो उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है, यानी कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, प्रवाह मतलब जाने से, ठीक है, उत्पन्न हो रही है। यह ऊर्जा का एक ऐसा रूप है और इसे सीधे देखा नहीं जा सकता। यानी कि अगर हम देखें कि भाई बिजली आ रही है, तो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज में है और वो चल रही है, तो हम उस फॉर्म में उसको देख पाएंगे जिस फॉर्म में वो चल रही है। यानी कि अगर लाइट जल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी आती हुई हमें दिख नहीं रही है, लेकिन लाइट जल रही है इसलिए हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, विद्युत है। फैन चल रहा है यानी कि वायर में करंट है, वायर में जो धारा है वो है, और उसकी वजह से क्या हो रहे हैं? आवेश जो है वो प्रवाह हो रहे हैं किसी भी एक मीडियम में, और जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि भाई क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, यानी कि पंखा चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट जल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी है, माइक चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये बोर्ड चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सीधे से दिखाई नहीं देती। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन इसके प्रवाह को महसूस किया जा सकता है। मैं वही कह रही हूँ इतनी देर से, हम इसे फील कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे बल्ब का जलना, अभी मैंने बताया कि लाइट जल रही है, पंखे का चलना। विद्युत को सामान्यतः प्रकारों में हमने 2 प्रकारों में बांटा है। कैसे? स्थिर विद्युत, यानी जब आवेश किसी विद्युत वस्तु पर स्थिर होते हैं, जब जो चार्ज है वो किसी भी वस्तु पर क्या हो? स्थित हो, स्थिर हो, है ना, स्थिर, स्टेबल हो। और उसे धारा विद्युत जब आवेश तार जैसे माध्यम में प्रवाहित हो। दूसरा क्या कह रहे हैं? जैसे स्थिर विद्युत जब आवेश किसी वस्तु पर स्थायी हो, और दूसरा कह रहे हैं कि धारा विद्युत, है ना, जब आवेश किसी तार से प्रवाहित हो, है ना, उस पर जो आवेश है जैसे किसी माध्यम में प्रवाहित हो। अभी मैंने बताया कि भाई तार से इधर से उधर बिजली जा रही है ना, तार वायरिंग कर रखी है हमने, एक लाइट लगा रखी है और उसकी वायरिंग कर रखी है, फिर हमने मेन बोर्ड से उसका कनेक्शन दिया है, इसका मतलब वो तार के द्वारा ही वो लाइट जल रही है। यानी विद्युत धारा कैसे प्रवेश हो रही है? तो वो तार के थ्रू ही एक माध्यम से प्रवेश हो रही है, ये कह सकते हैं। 2 मुख्य प्रकार किस तरीके से हैं देखो, स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग स्थिर विद्युत को क्या कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब आवेश एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, देखो सारा मुद्दा यहाँ पे करंट का ही है ना, जब ये आवेश किसी तार या चालक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते हैं तो उसे
विद्युत धारा कहते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक आगे कंटिन्यू होगा वो क्या होगा, वो विद्युत धारा ही हम लोग पढ़ेंगे। जो काम की चीज है वो क्या है, विद्युत धारा ही है। अच्छा, विद्युत धारा से पहले यानी विद्युत से पहले हम लोग आवेश की अभी हमने बात की थी, तो आवेश को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आवेश क्या होता है, ठीक है, यानी कि चार्ज क्या होता है। तो देखो, एक हमारे साइंटिस्ट थे कूलाम, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने अपना नियम दिया और उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु है ना, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि जो कूलाम जी थे उन्होंने हमें एक नियम दिया है ना, जिसे आवेश का नियम या कूलाम का नियम भी कहते हैं, और उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया कि दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, एक को हमने माना Q1 और एक को हमने माना Q2, और इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे F का नाम दिया, ठीक है। ये हमारे दो बिंदु आवेशों के हैं। इन्होंने कहा कि जो बल लगेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच में, यानी Q1 और Q2 के बीच में, वो क्या होगा, वो इसके समानुपाती होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, वो समानुपाती होगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। अब वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, तो ये वाला साइन आप सबको दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बताता है एफ को, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब R क्या है, तो R जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है, रेडियस है। अब यहाँ पे देखो F दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल। पूछता है आपको कि भाई इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में क्या चीज कैसी कैसी वैल्यू रखती है, या क्या चीज क्या क्या है, ठीक है, कौन सी चीज क्या क्या है। तो Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है हमारे, R जो है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, K जो है वो कूलाम स्थिरांक है, यानी कि समानुपाती नियतांक है। जब कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटाकर इक्वल का साइन आता है तो एक क्या आ जाता है, एक हमारा यहाँ पे स्थिरांक आ जाता है। तो K जो है वो कूलाम स्थिरांक है, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू होती है ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, 9 इंटू 10⁹ nm स्क्वायर अपॉन में c का स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कभी कभार पूछ ली जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और ये सारी चीजें क्या क्या मैटर करती हैं कूलाम के नियम में, ये भी क्वेश्चन आता है, और कूलाम का नियम क्या है ये भी पूछ लेते हैं आपको, ठीक है। तो कूलाम का नियम हमें ये बताता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण, यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, एक दूसरे की तरफ ये खिंचेंगे, है ना, और क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण, यानी ये रिपेल भी कर सकते हैं, रिपल भी इनके बीच में हो सकता है। आकर्षण का मतलब है अट्रैक्शन एंड प्रतिकर्षण का मतलब है रिपल, रिपल होना, ठीक है, रिपल का मतलब दूर हटना, आकर्षण का, अट्रैक्शन का मतलब पास आना, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, इजिली आप लोग ये चीज याद रख सकते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज वह मौलिक गुण है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से प्राप्त होता है। अभी मैंने कहा था कि किसी भी एटम में कुछ चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चार्ज भी होगा, है ना। अब सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, क्योंकि जो एटम है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, तीन चीजें उस एटम में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, यानी इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है, तो उनमें हमारा चार्ज उत्पन्न हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित ऋणात्मक आवेश होता है। पूछ लेता है क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो उस पर कितना चार्ज होता है, उस चार्ज की, ऋणात्मक चार्ज की क्या वैल्यू होती है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी क्वेश्चन बनता है कि जब विद्युत आवेशों को किसी चालक में से बहाया जाता है, यानी किसी चालक में से निकाला जाता है, तो एक कार्य किया जाता है और इसी कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। भाई कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और ऊर्जा, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारी ऊर्जा है वो हमारे किस पर, काम पर डिपेंड कर रही है। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो सेम चीज उन्होंने बोली है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है हमारी, कि जब हम किसी विद्युत आवेश, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहीं से क्वेश्चन बना है ये वाला क्वेश्चन,
यहाँ से ही आया है कि जो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें क्या करें, किसी भी हम लोग कंडक्टर को बहाएं, कंडक्टर को उसमें यूज करें, तो जो कार्य होगा उसी कार्य को क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। ऊर्जा का ही रूप है, अभी मैंने बताया कि जैसे अन्य रूपों में, जैसे यांत्रिक है, ऊष्मीय है, इन सब में भी बदला जा सकता है। यानी कि कोई ना कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट कह लो या मशीन कह लो या कुछ भी कह लो, वो क्या काम कर सकते हैं, किसी भी एक टाइप की एनर्जी को, एक टाइप की ऊर्जा को दूसरी टाइप की एनर्जी में चेंज करने का काम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यांत्रिक ऊर्जा, ऐसी कौन सी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है, या फिर ऐसा कौन सा है कि जो हमारा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, हाँ चलो यूनिट की बात कर लेते हैं और पहले टाइप की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, ठीक है। यूनिट एंड टाइप। तो देखो यूनिट्स क्या रहे हैं, क्या हो सकते हैं भाई इसके, विद्युत आवेश यानी चार्ज का कूलाम हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग धारा की बात करें तो एम्पियर इसका मात्रक है, प्रतिरोध ओम इसका मात्रक है, विभवांतर या वोल्टेज का जो भी हो वोल्ट इसका मात्रक है। मात्रक से क्वेश्चन बनता ही बनता है लगभग, अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी यूनिट कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर ही है, अभी मैंने बताया था कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो वो यूनिट से ही किया था, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स में यूनिट्स का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे हमने आवेश चार्ज का देखा, है ना, धारा, और किसका देखा हमने यहाँ पे, एसआई मात्रक विद्युत प्रतिरोध का देखा, एंड हमने विभवांतर का देखा यानी कि वोल्टेज का देखा। इन चारों के मात्रक हमने देखे, याद रखिएगा इनको। अब धारा के प्रकार यानी कि जो हमारा करंट है उस वो कितने टाइप का हो सकता है, ये वाली बात करी है यहाँ पे। तो डायरेक्ट करंट हो सकता है भाई, वो धारा जो केवल एक ही डायरेक्शन में बहेगी, वो धारा जो केवल एक ही डायरेक्शन में बहे उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में कहते हैं कि वह धारा यानी वह करंट जो एक जिसकी दिशा समय के साथ साथ लगातार बदलती रहे, ठीक है। अब दोनों का ही अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो हमारी बैटरीज होती हैं, बैटरी घर में इन्वर्टर है, सबके होता है इन्वर्टर, यानी चार्जिंग की कोई भी व्यवस्था हो तो जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें कैसा करंट होता है, वो एक ही दिशा में लगातार बहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। और जब घरों में जो बिजली और उद्योगों में यूज हो जाती है, जैसे हम लोगों के घरों में करंट आता है ना, वायर के थ्रू, केबल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, अगर उस करंट की बात करेंगे तो फिर वो एसी होता है। प्रत्यावर्ती धारा और क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा, हिंदी में जो वर्ड है वो क्या है, डायरेक्ट करंट के लिए दिष्ट धारा भाई, है ना, हिंदी वाले भाई जरूर याद रखें, और एसी का प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो फिर से, है ना, तो अभी हमने बात की थी कि भाई एक स्थिर दिशा में बहने वाली धारा जैसे बैटरी से प्राप्त धारा, अभी हमने बात की थी कि डीसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैटरी, ठीक है, डीसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैटरी हो सकती है। और अगर हम इसकी बात करें प्रत्यावर्ती धारा एसी के एग्जाम्पल की, तो इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में आमतौर पर बिजली सप्लाई होती है, जैसे कि आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो जो लाइट जल रही है, जो फैन चल रहा है, जिससे ये जल रहा है, जिससे, है ना, सारी चीजें हो रही है, एसी चल रही है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इनमें जो करंट बहने वाला फ्लो कर रहा है करंट, वो किस टाइप का करंट है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एसी टाइप का करंट है, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें तापीय प्रभाव यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट इस पे पड़ता है, तो बोलेंगे कि जब धारा किसी प्रतिरोधक तार से बहती है ना, तो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। क्या कह रहे हैं, वो ऊर्जा जो है वो हीट बनके वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, क्षय का मतलब वेस्ट हो जाना। हीटर और प्रेस इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैम हीटर है जो हमारा, और जो हमारी प्रेस है आयरन करने वाली, कपड़ों पर आयरन करने वाली प्रेस, उसकी बात कर रहे हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैम वो हमारे इस सिद्धांत पर, तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं।
और उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, उसका प्रोसीजर ये है कि उसमें भी करंट बहता है लेकिन किसी प्रतिरोधक तार से बहता है। और जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, क्योंकि गर्म होगी कोई चीज तभी तो उसमें से हीट निकलेगी, भाई हीट का कनेक्शन ही टेम्परेचर से है सीधा सीधा, और एनर्जी का भी लगभग उसी से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, किसी भी चीज को गर्म करने पर जो एनर्जी है वो ऊष्मा के रूप में क्षय होती है, हीट के तौर पर वो क्या हुई, वो वेस्ट होने लगी। ठीक है, उसको हमने इसी सिद्धांत पर प्रेस और हमारा क्या काम करता है भाई, हीटर, दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहता है भाई, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट कहता है कि विद्युत धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो अपने चारों ओर क्या करता है, एक दायरा मेंटेन करता है, एक लिमिटेशन बनाता है किसकी, उसको हम लोग, उस फील्ड को, उस जगह को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उस दायरे को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। रासायनिक प्रभाव क्या हो सकता है भाई, रासायनिक प्रभाव, कुछ रासायनिक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं। कैसे कैसे, चलो देखते हैं। देखो अब हमने बात की है कि कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जो कि हमारे इसमें काम आते हैं, विद्युत आवेश या चार्ज की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती है। तो जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो देखो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, यानी कि जैसे धातुएं और मानव शरीर। अगर हम देखें कि करंट का, जैसे अगर हमने कोई भी चीज, इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज हमने टच की है ना, हमने मानव शरीर यानी हम टच कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो क्या होगा, वो जो चार्ज है वो हमारी बॉडी में आएगा या नहीं आएगा, ट्रांसफर होगा नहीं होगा, होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडक्टर्स का काम करेंगे। इंसुलेटर्स क्या होंगे, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। जैसे कि हम लोग, जब आपने देखा होगा कि कोई भी जब बिजली का जो, जैसे हीटर वगैरह पे गांव वगैरह में लोग रोटी बनाते हैं तो लकड़ी का चिमटा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी चीज से, करंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का ही कुछ हत्ता टाइप का बना लेते हैं, जो लकड़ी इजिली, लकड़ी क्योंकि कुचालक होती है ऊष्मा की, है ना, प्रवाह नहीं होता, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लकड़ी और रबड़, कागज, इन सारे पदार्थों को इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं, जिसमें कि धारा का प्रवाह सीधा सीधा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कागज भी भाई किससे बनता है, लकड़ी से ही तो बनता है, एक फॉर्म है वो भी, है ना। अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स क्या हो सकते हैं, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच की होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स जिनमें थोड़ा बहुत आवेश जो है, चार्ज, वो पास भी हो जाए और थोड़ा बहुत ना भी हो, यानी कि बीच के, ऐसे मान लो। ठीक है, विद्युत से संबंधित उपकरण क्या क्या हो सकते हैं, अभी हमने बात की थी कि भाई कौन सी चीज किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में, कौन सा यंत्र जो है वो बदलता है ऊर्जा को। तो हमने बात करी थी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास डायनामो का। ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। लास्ट ईयर का ही आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायनामो हो जाएगा। ट्रांसफर किससे भी क्वेश्चन बनता है, ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन बनता है। प्रत्यावर्ती धारा को, यानी कि किसको, एसी के वोल्टेज को बदलने वाला उपकरण है ये, है ना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी के प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बदल देता है ना, बदलने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या है कि जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है तो वो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, विद्युत धारा का उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि भाई बताइए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज किया जाता है। तो आप आंसर कर सकते हैं विद्युत धारा का उपयोग करके। ठीक है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर इज इलेक्ट्रोलाइसिस। आंसर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। क्वेश्चन
इसका आंसर है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ पे ओम मीटर। ठीक है, केवल ओम नहीं हो सकता क्योंकि केवल ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? अभी मैंने बताया था आपको, तो आपका आंसर होगा, सिद्धांत पूछा है तो म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यानी प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इंडक्शन। चलो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह विद्युत धारा जो द्विदिश है ना, द्विदिशात्मक और आवेश प्रवाह की दिशा बदलती रहती है क्या कहलाती है? अभी मैंने बताया कि सिर्फ एक ही दिशा में बहने वाली धारा डीसी कहलाती है, और जो दिशा डायरेक्शन जो है जो बदलती रहती है समय के साथ साथ, वो एसी कहलाती है। अभी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में ही हमने पढ़ा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक थर्ड या फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है ये पढ़ाना। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्यों क्यों बना होता है ये भी सुन लीजिए, है ना, ये थोड़ा हाई लेवल का है कि टंगस्टन का जो गलनांक है वो बहुत उच्च होता है, इसीलिए वह उच्च तापमान पर बिना पिघले काम कर सकता है। भाई गलनांक क्या होता है? गलनांक वो मेल्ट, मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट है किसी भी वस्तु का जहां पर वो वस्तु गलने लगती है, पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है। ठीक है, तीनों चीजें, गलने लगती है, पिघलने लगती है या मेल्ट होने लगती है। तो हमारा वो पॉइंट जो है वो टंगस्टन जो धातु है हमारी, जो मेटल है, उसका बहुत हाई होता है। ठीक है, उच्च होता है, हाई का मतलब उच्च होता है। कह रहे हैं कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर पर भी उसको हम लोग काफी टाइम तक रखें तो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, वो पिघलेगा नहीं। ठीक है, इस वजह से जो है वो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है, जैसे ये विद्युत बल्ब है, ऐसे करके बल्ब लगा लो तो इसके अंदर ऐसे दो चीजें होती है ना, फिर उसमें ऐसे ऐसे होता है वो जो ऐसे वाला फिलामेंट है ना, फिलामेंट बोलते हैं, ऐसे ऐसे दो तार होते हैं वो फिलामेंट। तो वो जो फिलामेंट है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है भाई? ठीक है, विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब पावर, शक्ति मतलब पावर, तो यहाँ पे वॉट। ठीक है, वाट कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देखो इलेक्ट्रॉन पर, अभी हमने इससे पहले भी डिसाइड किया, पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक, यानी निगेटिव चार्ज होता है हमेशा। ठीक, ठीक है, निगेटिव चार्ज है। अब वो कितना है, तो देखो यहाँ पे माइनस लगा है बच्चा। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। हमेशा जो आवेश का यूनिट होता है वो हमेशा लिखा जाता है, जब भी कोई भी चार्ज हम लिखते हैं तो कूलाम लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे क्या कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर के हीटिंग तत्व किस मिश्र धातु के बने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा टोस्टर आता है ना, सैंडविच टोस्टर भी होता है, एंड वैसे सिंपल वाला टोस्टर भी होता है ना, और जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे बिजली से चलने वाले जो उपकरण है उनको इलेक्ट्रिक बोला गया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वैसे तो वैसे वाले भी आते हैं लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात की गई है। तो वो जो बॉडी है उनकी, वो किस मिश्र धातु, जो हीटिंग की है ना, हीटिंग तत्व है जो उनके, जो अंदर गर्म कर रहे हैं उस चीज को, हमारे टोस्ट को, वो किस मिश्र धातु, मिक्स्ड है ना, किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो आंसर क्या करेंगे, आंसर इज नाइक्रोम, नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हमारा कि प्रेरक यानी इंडक्टर, जो प्रेरक है, इंडक्टर है, ऊर्जा किस रूप में संग्रहित करता है? आंसर है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ पे एक क्वेश्चन और, यहाँ पे मतलब चीजों को कनेक्ट करके मैंने एक दो पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किया है। देखो क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देख लो इंडक्टर है ना, प्रेरक क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आया है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर हम ये पूछते हैं कि इंडक्टर या प्रेरक जो है वो है क्या, ठीक है, तो कहेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कैसा,
कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित कर लेता है, यानी अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित कर लेता है। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का बना लिया उसने। यह इंसुलेटेड तार को गोल गोल लपेटकर बनाया जाता है और इसे कॉइल, चॉक या रिएक्टर भी कहते हैं। इसका और क्या क्या नाम हो सकते हैं? कॉइल भी इसी को कहते हैं, चॉक भी इसी को कहते हैं, या फिर रिएक्टर भी इसी को कहते हैं। इंडक्टर का मुख्य काम विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाले बदलाव का विरोध करना है। एक्चुअली में फाइनल इंडक्टर का, प्रेरक का काम क्या है कि विद्युत धारा में यानी इलेक्ट्रिक करंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सबको रोकना इसका काम है, जिससे सर्किट में करंट स्थिर बना रहे। इंडक्टर की ऊर्जा भंडारण क्षमता को क्या नाम दिया जाता है? इंडक्टेंस नाम दिया जाता है, प्रेरकत्व नाम दिया जाता है। अब देखो, इसमें अगर इसका हम लोग यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या है? हेनरी नामक इकाई में इसको नापा जाता है। इसकी यूनिट जो है वो हेनरी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे आया कि इसका काम क्या है ना, तो हमने कहा इस वाले पैराग्राफ से हमने इस चीज का आंसर निकाला क्या कि इंडक्टर का जो काम है, मेन काम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह है उसमें बदलाव जो आता है उसको रोकने के लिए हम इंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको रोकने के लिए इंडक्टर का यूज करते हैं, उसको रोकने के लिए हम लोग प्रेरक का यूज करते हैं। अब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा कि किस रूप में ऊर्जा को स्टोर कर देता है, संग्रहित कर देता है, तो आपका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। अपने आसपास के दायरे में, अपने आसपास के एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड का एक दायरा बना देता है जिसमें की ऊर्जा जो है वो स्टोर रहती है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, मतलब अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे प्रेरकत्व के सिद्धांत पर काम करती है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? आप ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल दे सकते हो कि ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है जो हमारा ट्रांसफार्मर है। कैसे करता है उसका लॉजिक भी यहीं पे है कि प्रेरक का उपयोग ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। इंडक्टर को कभी कभी, है ना, कुंडली और कभी कभी चॉक एंड रिएक्टर का भी नाम दिया गया है। अब देखो ट्रांसफार्मर में इंडक्टर का काम क्यों किया गया भाई? क्योंकि ठीक है, ट्रांसफार्मर में इंडक्टर का काम क्यों किया जाता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर के आसपास का जो दायरा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टोर, है ना, किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, उसी के रूप में, एनर्जी के रूप में संग्रहित कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि कैपेसिटर, कैपेसिटर हिंदी में क्या कहेंगे? संधारित्र। कैपेसिटर ऊर्जा किस रूप में संग्रहित करता है? ठीक है, तो आंसर फिर से हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र के रूप में। आंसर क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र के रूप में। अब देखो फिर से वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब देखो कैपेसिटर को फैराड में मापा जाता है। अगर इसकी यूनिट पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, तो आप क्या कहेंगे? हमारा फैराडे, फैराड कहेंगे। ठीक है, कैपेसिटर का उपयोग कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ऊर्जा भंडारण में सिग्नल को जोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए, सॉरी, सिग्नल को जोड़ने या फिर अलग अलग करने के लिए भी किया जाता है ना, वोल्टेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी किया जाता है। अब देखो धारिता, जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करने की एक विद्युत घटक की क्षमता है, जो कि एक कैपेसिटर की वह क्षमता है जो एक निश्चित वोल्टेज पर चार्ज को अपने अंदर रोक सकती है। ठीक है, फैराड है इसकी इकाई, जो है वो क्या है? फैराड है। यानी कि कैपेसिटी या धारिता किसी भी वस्तु की, किसी भी विद्युत आवेश में एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कि संग्रहित तो होती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? विद्युत घटक की क्षमता। मतलब ये डिपेंड किस पर करती है? तो विद्युत घटक की क्षमता, कैपेसिटी पर, कैपेसिटी, इसीलिए इसका नाम दिया गया कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर कहेंगे। ये देखो संधारित्र को इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटर। तो ये विद्युत घटक की क्षमता पर डिपेंड करती है। ये एक संधारित्र की वह क्षमता है जो कि एक निश्चित वोल्टेज पर चार्ज को अपने अंदर रोक सकती है। यानी कि अगर किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी वायर में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो काम क्या कर रहा है?
तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि वो काम क्या कर रहा है कैपेसिटर, वो काम कर रहा है कि एक वोल्टेज को, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उस पर उसका जो वोल्टेज है उसके, है ना, हम लोग आमतौर पर बोलते हैं ना कि वोल्टेज हाई हो रहे हैं, कभी बोलते हैं वोल्टेज लो हो रहे हैं, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं मैं कि जो वोल्टेज है उनको क्या कर रहा है, एक निश्चित कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, सीधे सीधे बैलेंस शब्द बोल लो सब ठीक है, चार्ज को अपने अंदर रोक के रखता है, बैलेंस करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। क्लियर है? अब देखो संधारित्र की धारिता C कहलाती है और C का जो फॉर्मूला है वो Q अपॉन V होता है, जहां पर Q क्या है, जहां पर Q आवेश है यानी चार्ज है, जहां पर Q क्या है, आवेश है, चार्ज है, और V क्या है, हमारा वोल्टेज है, V क्या है, हमारा वोल्टेज है, जिसे वोल्ट में नापा जाता है इसलिए V दिया है ना। अब देखो जहां प्लेटों के बीच हवा या निर्वात होता है वहां ये वाला सूत्र काम नहीं करेगा, वहां C इज इक्वल टू E0 A अपॉन में D हो जाएगा, जहां पर E0 की EO या कुछ भी मान लो निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है, वहां पर क्या EO क्या है, हमारा विद्युतशीलता है ना, निर्वात में, निर्वात मतलब जहां पर कुछ नहीं होता, हवा एंड ऑल सारी चीजें वो निर्वात बोलते हैं। तो यहाँ और डी जो है वो क्या है, दो प्लेट के बीच की दूरी है, और ए क्या है, प्लेट्स का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।